Hello students. So today we will continue the chapter 2 socialism in this video, and we will study about the section 1 liberals, radicals and conservatives. These are the three groups of these are the three political groups or three ideologies. Okay, they want societal change, and through revolution or any other means. So let's start reading and learn about them. These three are very important for your exam point of view, because maybe they will give you to write short notes on these three different ideologies. So let's start. One of the groups which looked to change society were the liberals. फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जिस तरह से सरकारें आई, बनती और चली जाती थी, एक अनस्टेबिलिटी थी, ठीक है, अस्थिरता थी, जिसके चलते अलग अलग तरह के ग्रुप्स जो थे वो सरकार बनाते थे, ठीक है, अपनी आइडियोलॉजी जो थी वो लागू कर देते थे लोगों पर। लेकिन सही मायने में जो फ्रीडम होती है, जो इक्वलिटी होती है, वो कहीं भी इस्टेब्लिश नहीं हो पाई थी। तो लिबरल्स जो थे, यानी कि उदारवादी बोलते हैं इन्हें हिंदी में, उदारवादी यानी कि जो कि काफ़ी ब्रॉड थिंकिंग रखते हैं, काफ़ी बड़ी सोच रखते हैं, ओपन माइंडेड हैं, जो विश्वास करते हैं कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिलनी चाहिए फॉर देयर डेवलपमेंट इन द सोसाइटी, ठीक है। सो लिबरल्स वांटेड अ नेशन विच टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। लिबरल्स चाहते थे कि जो नेशन है, जो राष्ट्र है, वो किसी एक धर्म के आधार पर नहीं बनना चाहिए, सभी धर्मों को आज़ादी मिलनी चाहिए। ऐसा नेशन हो जो सभी धर्मों को क्या कर सके, टॉलरेट कर सके, ठीक है, किसी एक धर्म का पक्ष ना ले बल्कि सभी धर्मों को पूरी आज़ादी दे दे। वी शुड रिमेंबर दैट एट दिस टाइम यूरोपियन स्टेट्स यूजली डिस्क्रिमिनेटेड इन फेवर ऑफ वन रिलीजन और अनदर। ये वो टाइम था जब जैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो और भी अदर रेवोल्यूशंस होने लगे थे, तो उस टाइम पे क्या था कि एक नेशन किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फेवर करता था, ठीक है, यानी किसी मान लीजिए जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि जो ब्रिटेन था वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को फेवर करते थे, ऑस्ट्रिया और स्पेन जो थे वो कैथोलिक चर्च को फेवर करते थे। जैसे मान लीजिए कि जो मुस्लिम कंट्रीज़ है वो सिर्फ मुस्लिम धर्म को ही फेवर करे, अदर रिलीजन को वो फेवर ना करे, ना ही वहाँ के दूसरे धर्मों के लोगों को रहने दे, या हिंदू धर्म के ही लोग हैं अगर वो कहीं पे मेजॉरिटी में है तो वो अदर रिलीजन को स्पेस ना दें, इस तरीके से। तो डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है भेदभाव करना, धर्म के आधार पर, कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर किसी भी तरह का भेदभाव करना ही वो डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है, ठीक है। सो लिबरल्स ऑल्सो अपोज द अनकंट्रोल्ड पावर ऑफ डायनेस्टिक रूलर्स। डायनेस्टिक का मतलब ही क्या है, मोनार्की सिस्टम। हम पढ़ चुके हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में मोनार्की सिस्टम के अगेंस्ट ही रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, और लुई 16 को एग्जीक्यूट कर दिया गया था, ओके। दे वॉन्टेड टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल अगेंस्ट गवर्नमेंट्स। वो चाहते थे कि भाई जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नागरिक हैं, उनके अपने अधिकार होने चाहिए सरकार के अगेंस्ट, यानी उनके भी अपने अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों का इस्तेमाल करें अपने फॉर द डेवलपमेंट, ठीक है। दे आर्ग्यूड फॉर अ रिप्रेजेंटेटिव। वो चाहते थे कि जो इंडिविजुअल्स हैं, जो नेशन में रहने वाले लोग हैं, उनके भी रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट बने, ऐसी सरकार बने जिनको कि जनता ने ही चुना हो, सब्जेक्ट टू लॉज इंटरप्रेटेड बाय अ वेल ट्रेन्ड जुडिशरी, और ऐसे कानून हो जो कि जुडिशरी के द्वारा बनाए गए हों, ठीक है। और वो जुडिशरी कैसी होनी चाहिए, इंडिपेंडेंट ऑफ रूलर्स, यानी कोई भी शासक या कोई भी ऑफिशियल्स, अधिकारी उस जुडिशरी को क्या ना कर सके, उस पर प्रभाव ना डाल सके, इन्फ्लुएंस ना कर सके, अपने हिसाब से डिसीजन ना ले सके जुडिशरी उन लोगों के प्रभाव में आकर।
तो जुडिशरी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, किसी भी तरह का कोई उस पर इन्फ्लुएंस ना रहे या दबाव ना हो। हाउ एवर दे वर नॉट डेमोक्रेट्स, लेकिन यहाँ पर लिबरल्स की एक कमी है, वो ये सारी चीज़ें तो चाहते थे। देखिए लिबरल्स पे अगर आपको शॉर्ट नोट आ जाए लिखने के लिए तो बहुत सारे पॉइंट्स यहाँ पर आपको पढ़ने को मिला कि दे वांट टू सेफ गार्ड और टू प्रोटेक्ट, सेफ गार्ड की जगह प्रोटेक्ट लिख सकते हैं, प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स यानी ह्यूमन राइट्स की बात करी। फिर इन्होंने इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट यानी ऐसी सरकार जो जनता द्वारा चुनी गई हो, ठीक है, और टॉलरेट, हाँ, दे फेवर्ड ऑल रिलीजन्स को फेवर किया, ठीक है। इसके अलावा एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी की बात करी, आप लिख सकते हैं दे फेवर्ड द इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ठीक है। ये 4-5 पॉइंट्स हैं लिबरल्स के, तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए आंसर लिखना। लेकिन एक फ्लॉ था, फ्लॉ का मतलब होता है FLAW, फ्लॉ माने होता है कमी। क्या फ्लॉ थी? कि वो लिबरल्स थे लेकिन डेमोक्रेट्स नहीं थे, ठीक है, लोकतंत्र में विश्वास नहीं रखते थे। दे डिड नॉट बिलीव इन यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दैट इज द राइट ऑफ एवरी सिटीजन टू वोट। वो नहीं चाहते थे कि किसी भी नेशन के हर एक नागरिक को वोट देने का अधिकार प्राप्त हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो पता होनी चाहिए आपको कि लिबरल्स जो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है इसके फेवर में नहीं थे। दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी, मैन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब वेल्दी, पैसे वाले लोग, ठीक है, यानी सोसाइटी में जो बिजनेसमैन है, काफ़ी रिच पीपल हैं, जो वेल्दी पीपल हैं, उनको अधिकार मिलना चाहिए। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान जो नेशनल असेंबली बनी थी तो उसमें जो थे वो रिच पीपल थे, जो थर्ड एस्टेट के जो काफ़ी पढ़े लिखे लोग, वेल एजुकेटेड एंड वेल्दी पीपल, जो बिजनेस वगैरह ट्रेड के थ्रू काफ़ी पैसा कमाने लगे थे, वही लोग रिप्रेजेंटेटिव बने थे। और या ये भी याद होगा आपको कि वोट देने का अधिकार भी उसको ही प्राप्त था जो टैक्स देता था, जो 25 ईयर्स का हो या उससे ऊपर का हो, 25 साल का या 25 साल से ऊपर का हो, और जो टैक्स देता हो। यानी गरीबों को तो अधिकार ही नहीं था, पुअर, बूढ़े और बच्चे और औरतें, इन्हें अधिकार ही प्राप्त नहीं था कि वो वोट दे सके। तो लिबरल्स भी यही चाहते थे, ठीक है। सो दे फेल्ट मैन ऑफ प्रॉपर्टी मेनली शुड हैव द वोट, वोट देने का अधिकार सिर्फ किनको हो? मैन ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब अमीर लोगों को। दे ऑल्सो डिड नॉट वॉन्ट द वोट फॉर विमेन, विमेन के अधिकार मतलब औरतों के वोट देने के अधिकार में ये लोग नहीं थे, ठीक है। तो ये लिबरल्स की बात हो गई। आगे चलिए अब हम पढ़ते हैं रेडिकल्स के लिए। इन कॉन्ट्रास्ट, लिबरल के बिल्कुल विपरीत यानी उनके बिल्कुल अपोजिट, रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ कंट्रीज पॉपुलेशन। रेडिकल्स चाहते थे कि जो सरकार बने वो किस आधार पे बननी चाहिए? वो ये देखना चाहिए कि किसी भी कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन है, जिन लोगों की सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, किसी एक, मान लीजिए इंडिया का एग्जांपल लेते हैं, जैसे इंडिया में हिंदुओं की पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो जो सरकार बनेगी वो किस आधार पे बनेगी? सिर्फ हिंदुओं के आधार पे बनेगी, ठीक है। माइनर जो है, माइनॉरिटीज़ हैं, उनका कोई रिप्रेजेंटेशन ना हो, इस तरीके से। मैनी सपोर्टेड विमेन सफ्रेजेट मूवमेंट्स। सफ्रेजेट वही आप याद रखिएगा, सफ्रेजेट का मतलब ही होता है जो राइट टू वोट, ओके। एक ऐसा मूवमेंट, अ मूवमेंट दैट गेव विमेन द राइट्स टू वोट, ठीक है। औरतों को वोट देने का अधिकार जो था, जिसके लिए जो आंदोलन चलाया गया, जो मूवमेंट चलाया गया, वो सफ्रेजेट मूवमेंट बोलते हैं। तो कुछ रेडिकल्स थे जो कि विमेन के इस अधिकार के पक्ष में थे कि उन्हें वोट देना चाहिए। अनलाइक लिबरल्स, देखिए लिबरल्स बिल्कुल भी विमेन वोट के पक्ष में नहीं थे, लेकिन कुछ रेडिकल्स थे। दे अपोज्ड द प्रिविलेजेस ऑफ ग्रेट लैंड ओनर्स एंड वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स। जो रेडिकल्स थे उन्होंने अपोज किया, उन्होंने विरोध किया जो बड़े बड़े ज़मींदार थे, लैंड ओनर्स थे, और जो वेल्दी फैक्ट्री ओनर्स थे, जो कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के मालिक थे, ओनर्स थे, उनके खिलाफ रेडिकल्स खड़े हुए। दे वर नॉट अगेंस्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी।
रेडिकल का मानना था, रेडिकल्स का मतलब क्या है? उग्रवादी, यानी कि ऐसे सुधारवादी जो सुधार चाहते थे समाज में, लेकिन किस तरीके से? बड़े ही रेवोल्यूशनरी तरीके से, क्रांति लाकर वो किसी भी तरह का सुधार लाना चाहते थे, क्रांति करके, ठीक है, शांतिपूर्वक नहीं। इसलिए उन्हें उग्रवादी या उग्र सुधारवादी कहते हैं, रेडिकल्स को। बट डिसलाइक कंसंट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन द हैंड्स ऑफ फ्यू। सो रेडिकल्स जो थे वो ये चाहते थे कि सोसाइटी में जो प्रॉपर्टी है वो कुछ लोगों के हाथ में ना होकर सबके पास होनी चाहिए, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए सोसाइटी में, इकोनॉमी का, ठीक है, वो ये चाहते थे। और बड़े बड़े जो लैंड ओनर्स थे, ज़मींदार थे या फैक्ट्री के मालिक थे, उनके भी अपोजिशन में रेडिकल्स थे। अपोजिशन मतलब विरोध में। अब कंजर्वेटिव पे आ जाइए। कंजर्वेटिव्स वर अपोज टू रेडिकल्स एंड लिबरल्स। कंजर्वेटिव्स इन दोनों के अपोजिशन में थे। अपोजिशन मतलब विरोध में थे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन, हाउएवर, इवन कंजर्वेटिव्स हैड ओपन देयर माइंड्स टू द नीड फॉर चेंज। हालांकि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ तो ये जो कंजर्वेटिव्स थे, ठीक है, रूढ़िवादी लोग जो किसी भी तरह का बदलाव नहीं चाहते थे, लेकिन फ्रेंच रेवोल्यूशन की वजह से इनके भी जो माइंड थे वो थोड़े से ओपन हुए, थोड़े से वाइड हुए। इन्होंने भी चेंज के बारे में सोचा, लेकिन ज़रूरत के अनुसार बदलाव होने चाहिए, पूर्ण रूप से ये बदलाव के हक में नहीं थे। अर्लियर इन दी 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी की शुरुआत में, यानी कि आप कह सकते हो 1700 से लेके 1725 के बीच में, कंजर्वेटिव्स हैड बीन जनरली अपोज्ड टू द आइडिया ऑफ चेंज। जो कंजर्वेटिव्स थे, रूढ़िवादी थे, वो किसी भी तरह के बदलाव के पक्ष में नहीं थे, बल्कि वो अगेंस्ट में थे। वो कहते थे किसी भी तरह का बदलाव नहीं होना चाहिए, जो एक सिस्टम चला आ रहा है वही चलता रहे। बट बाय द 19th सेंचुरी, लेकिन जैसे जैसे 19वीं शताब्दी आई, दे एक्सेप्टेड दैट सम चेंज वॉज इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब है जिसे टाला ना जा सके। तो वो खुद मानने लगे कंजर्वेटिव कि कुछ बदलाव समाज में ऐसे हैं जिन्हें हम टाल नहीं सकते हैं, जिनका बदलाव मतलब जिनका बदलना बहुत ही ज़रूरी है। But believed that the past had to be respected and change had to be brought about through a slow process. Conservatives का मानना था, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार सोसाइटल चेंज हो, समाज में बदलाव हो, लेकिन ऐसे बदलाव ना हो कि पास्ट को ही भुला दिया जाए। दे वॉन्टेड द पास्ट टू बी रिस्पेक्टेड, मतलब कि वो जो पास्ट में जो भी सिस्टम रहा है उसकी रिस्पेक्ट की जाए, उसे भूला ना जाए, और साथ ही जो भी बदलाव लिए जा रहे हैं या करे जा रहे हैं वो उनका प्रोसेस कैसा होना चाहिए? स्लो होना चाहिए, ग्रेजुअल होना चाहिए, धीरे धीरे बदलाव होने चाहिए, एकदम इंस्टेंट ना हो, ठीक है। सच डिफरिंग आइडियाज़, तो ये 3 तरह के डिफरेंट आइडियाज़ हो गए। देखिए, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव, तीनों ही चेंजेस के बारे में तीनों ही बदलाव के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन इन तीनों का तरीका और जो प्रोसेस है वो तीनों का अलग अलग है, ठीक है। सच डिफरिंग देखिए, ये तीनों जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो ये तीनों आइडियाज़ हैं, ये बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है। These ideas about societal change, societal मतलब समाज में जो बदलाव लाना चाहते हैं उसके बारे में, clashed during the social and political turmoil that followed the French Revolution. अच्छा, ये तीनों अलग अलग आइडियोलॉजी जो थी ये आपस में क्लैश कर जाती थी, भिड़ जाती थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद जो एक सोशल और पॉलिटिकल टर्मोइल था, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट की गई थी, हो गई थी, उस टाइम पे ये तीनों आइडियाज़ जो थे वो आपस में क्लैश किया करते थे। The various attempts at revolution and national transformation in the 19th century helped define both the limits and potential of these political tendencies. ये जो political tendency है, यानी यही जो 3 आपकी आइडियोलॉजी है, विचारधाराएं हैं, लिबरल्स, रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स,
तो क्या हुआ कि जिस तरीके से सारी सिचुएशन थी उसमें इन तीनों की लिमिट्स का भी पता चला कि किस हद तक ये होनी चाहिए, ठीक है, किस हद तक ये सफल होंगी आइडियोलॉजीज, और इनकी क्षमताएं पता चली कि ये कितनी इम्पॉर्टेंट है। मतलब कि अगर मान लीजिए लिबरल्स अगर उस टाइम पे सक्सेसफुल हो जाते और वो इस तरह का सोसाइटल चेंज बना लेते कि भाई सबको इंडिविजुअल राइट्स भी प्राप्त हैं, इलेक्टेड पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट भी है, और सभी रिलीजन्स को अधिकार है, स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन वहाँ पर आप देख सकते थे कि उस सोसाइटी में फिर एक कमी ये होती कि विमेन को राइट टू वोट नहीं था फिर, ठीक है, और एक विमेन के पास अधिकार नहीं था वोट देने का। दूसरा कि लिबरल्स जो थे वो जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है और जो ओनर्स हैं, रिच पीपल हैं, वेल्दी पीपल है, उनके फेवर में काम करते, ठीक है। तो ये कहीं चीज़ें कमियां थी, मतलब कुछ अच्छाइयाँ भी थी तो कहीं कमियां भी थी। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में तीनों आइडियाज़ के बारे में पढ़ा। ओके, तो आप शॉर्ट नोट्स बना सकते हो इन तीनों आइडियोलॉजीज़ के ऊपर, आ सकता है ये लिखने के लिए आपके एग्ज़ाम में। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। दैट्स ऑल फॉर टुडे। टेक केयर।